गर्मी में खुली छत पर खाने, सोने और टीवी देखने वाला ससुराल। गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। चिंकी अपने पूरे परिवार के साथ छत पर बैठी ठंडी हवा के मजे ले रही है। अचानक उसकी नजर सामने चमकते हुए आधे चांद पर जाती है, जिसे देखकर चिंकी अपनी दादी से कहती है, दादी जी देखो चांद कितना चमक रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे साथ ही छत पर बैठकर डिनर करना चाहता है। अगर ये छत नहीं होती तो हम इस गर्मी में कहाँ जाते। सही कह रही है मेरी लाडो, नीचे कमरों में तो दीवारों से भी आग निकल रही है। भला हो तेरे दादाजी का, जिन्होंने घर बनाते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इसी छत पर दिया था। हाँ बेटा, घर के अंदर तो सुकून नाम की चीज नहीं है। इसीलिए तो हम रोज इसी छत पर बैठते हैं, यहीं खाते हैं और ठंडी हवा में यहीं सो जाते हैं। खुली छत की बात ही कुछ और है। हाँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जरा ये टीवी तो चालू करो। ये टीवी को पता नहीं क्या हो गया है, झील मिला आ रही है। जब तक मैं छत पर बैठकर खाना खाते हुए टीवी ना देखूं, मुझे चैन नहीं आता। पापा, शायद केबल का तार ढीला हो गया होगा। शिव एंटीना के पास जाता है और तारों को ठीक करने लगता है। अचानक टीवी की स्क्रीन साफ हो जाती है और न्यूज चैनल पर गर्मी की खबरें आने लगती हैं। पूरा परिवार टीवी के सामने सिमटकर बैठ जाता है। तभी न्यूज एंकर न्यूज पढ़ते हुए, देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों के साथ साथ फैक्ट्री के मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। चिलचिलाती धूप में काम करने से मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है। कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ने से मजदूरों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो पापा, टीवी पर भी वही दिखा रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मजदूरों की हालत तो बहुत खराब है। फैक्ट्री में काम करते करते मेरी भी हालत खराब हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। हाँ बेटा, अब तेरी ही मेहनत और कमाई से तो ये घर चलता है। तुझे हमारी वजह से बहुत परेशान होना पड़ता होगा ना। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी जी जान से तैयारी कर रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और फिर आप भी फैक्ट्री का वो भारी काम छोड़ देना और कोई दूसरा काम कर लेना या बिजनेस कर लेना। सच में अमर, अगर तेरी नौकरी लग गई तो मेरा आधा बोझ तो वैसे ही हल्का हो जाएगा। अरे बहू, अभी तक खाना लेकर ऊपर क्यों नहीं आई? हम कब से यहाँ भूखे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। शिवांगी, जरा नीचे जाकर देख तो सही कि आराधना क्या कर रही है। मैं देख के आती हूँ उसे, पता नहीं किचन में क्या क्या नया आविष्कार कर रही है। शिवांगी सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन की तरफ जाती है। वहाँ आराधना पसीने में तरबतर होकर खाना बना रही है। अरे बहू, तू अभी तक खाना छत पर लेकर नहीं आई। हम सब वहाँ तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। तुझे पता है ना कि तेरे ससुर जी को समय पर खाने की आदत है। हाँ माँ जी, बस हो ही गया। आप ऊपर जाइए, मैं बस 5 मिनट में पहुँचती हूँ। ठीक है, जल्दी करा। और सुन, ऊपर आएगी तो तुझे भी खुली हवा में थोड़ा आराम मिलेगा, नीचे तो दम घुट रहा है। शिवांगी वापस छत पर चली जाती है। आराधना किचन में रोटियां बेलते हुए बड़बड़ाने लगती है। मुझे काहे का आराम मिलेगा? मेरे लिए तो ये सजा है। हर दिन रात का खाना छत पर पहुंचाना, फिर बर्तन नीचे लाना, फिर पानी के लिए भागना। मेरी तो आधी जिंदगी इन सीढ़ियों पर ही बीत जाएगी। आराधना रोटियां बनाकर खाने की थाली सजाती है और उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ऊपर पहुंचकर वो लोगों को खाना परोसते हुए, लीजिए माँ जी, खाना तैयार है। आज थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, मेहनत का फल मीठा होता है। आज खाने की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। क्या क्या बनाया है आज खास? आज मैंने दाल मखनी, चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। चिंकी बेटा, अपनी प्लेट इधर लाओ, मैं तुम्हें परोस देती हूँ। अरे वाह, दाल मखनी। लेकिन बहू, रायता बनाया कि नहीं बनाया? गर्मी के मौसम में बिना रायते के खाना गले से नीचे नहीं उतरता। अरे रायता तो बना दिया है ससुर जी, लेकिन मैं उसे नीचे फ्रिज में ही भूल आई। जल्दी जल्दी में दिमाग से निकल गया। अब क्या मुंह देख रही है, जा लेकर आ। बिना रायते के दाल चावल का क्या स्वाद आएगा? जी माँ जी, आप लोग खाना शुरू करिए, मैं अभी रायता लेकर आती हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। आराधना फिर से नीचे उतरकर रसोई में जाती है और बड़बड़ाती हुई फ्रिज से रायता निकालती है। वो वापस ऊपर चढ़ने लगती है कि तभी शिव आवाज देकर कहता है, अरे बहू, जरा हरी मिर्च भी लेती आना। अरे थोड़ा तीखा स्वाद आएगा तो खाना और भी अच्छा लगेगा। जी ससुर जी, ला रही हूँ। बस फरमाइशी करते रहते हैं ये लोग, ये कर लो वो कर लो। इनको क्या पता कि मेरे पैर रात को कितने दुखते हैं। ऊपर नीचे करते करते दम निकल जाता है मेरा। आराधना मिर्ची और रायता लेकर ऊपर पहुंचती है और सबको देती है। सब लोग मजे से खाना खाने लगते हैं। बहू, ठंडा पानी खत्म हो गया, जरा 1 बोतल नीचे से और ला देगी? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। एक और चक्कर, हे भगवान, ये रात कब खत्म होगी? सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद आराधना सभी का बिस्तर छत पर लगा देती है और सभी लोग चैन से सो जाते हैं। ये सब पास की छत पर 2 औरतें सीमा और रीमा खड़ी होकर सब देख रही थी और आपस में कानाफूसी कर रही हैं।
देखो तो रीमा, ये लोग हमेशा छत पर ही डेरा जमाए रहते। बेचारी बड़ी बहू को देखो कैसे नौकरानी की तरह ऊपर नीचे दौड़ रही है। हाँ भाई, मैंने भी कई बार गौर किया है। इस बेचारी का ससुराल तो जैसे खुली छत पर ही बसता है। पता नहीं ये लोग अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते। ये लोग सिर्फ अपने आराम के बारे में सोचते हैं। पड़ोसियों ने कई बार कहा कि नीचे शांति से खाना खाया करो, पर इन्हें तो छत का चस्का लगा है। सही कह रही हो, इनकी बहू तो बस सीढ़ियां गिनते गिनते ही बूढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और गर्मी में खुली छत पर खाने पीने और टीवी देखने वाला ससुराल पाकर उनकी बड़ी बहू लगातार परेशान हो रही थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय है। शिव घर आता है और सभी लोगों से कहता है, अरे तुम लोगों ने कुछ खबर सुनी? जल्दी आओ सब लोग, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या अमर की नौकरी को लेकर कोई खबर है? नहीं, ये पूरे मोहल्ले की बात है। जरा टीवी ऑन करो। अजय टीवी ऑन करता है। टीवी पर इंदौर के उस इलाके का नक्शा दिखाया जा रहा है जिस इलाके में शिव का परिवार रहता है। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर बता रहा है कि नगर निगम ने इस इलाके को अवैध घोषित कर दिया है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं? हमारा घर अवैध है? हम तो यहाँ सालों से रह रहे, टैक्स भर रहे, अब हम कहाँ जाएंगे? ये सब राजनीति है माँ, हम कोर्ट में केस करेंगे। ऐसे कैसे कोई हमारा घर तोड़ सकता है? भैया, केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकारी कागजों में ये जमीन शायद कभी हमारे नाम थी ही नहीं। मुआवजा मिलने में सालों लग जाएंगे, तब तक हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। वो छत, वो यादें, सब खत्म हो जाएगा क्या? घबराओ मत माँ, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। हमें अभी से नया ठिकाना ढूंढना शुरू करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहल्ले में अफरा तफरी मची है। अमर भाग दौड़ करके शहर के दूसरे कोने में एक घर किराए पर देख लेता है। पापा, मैंने एक घर देख लिया है। आज शाम को ही हमें शिफ्टिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि कल सुबह यहाँ बुलडोजर आ सकते हैं। अरे इतनी जल्दी? हमने तो अभी सामान समेटा भी नहीं है। पर ठीक है, जान बची तो लाख हो पाए। चलो सब लोग सामान पैक करो। मैं सारा किचन समेटती हूँ। चिंकी, अपनी किताबें और खिलौने एक बैग में डालो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पूरा परिवार भारी मन से अपना सामान ट्रक में लादता है। वो अपने उस घर को आखिरी बार देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं जिसकी छत पर उन्होंने हजारों रातें बिताई थी। शहर के दूसरे कोने में एक बहुमंजिला इमारत के सामने अब ट्रक रुकता है। चारों तरफ कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे टावर हैं। परिवार थककर चूर है और नए घर की तलाश में चौथी मंजिल पर पहुंचता है। कमरा तो साफ सुथरा है, पर यह तो डिब्बे जैसा लग रहा है। अजय, जरा वो खिड़की तो खोल बेटा, यहाँ तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है। पापा, इस शहर में अब ऐसे ही घर मिलते हैं। कम से कम हमारे पास रहने को जगह तो है। चलिए सामान अंदर रखवाते हैं। भाई, घर तो देख लिया, लेकिन यहाँ छत की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? हम लोग रात को कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे? मुझे तो यहाँ घुटन महसूस हो रही है। माँ, यह फ्लैट सिस्टम है। यहाँ छत सबकी साझी में होती है। हम वहाँ अपना निजी कब्जा नहीं कर सकते। अब हमें इन्हीं चार दीवारों में रहने की आदत डालनी होगी। चिंकी, अपनी गुड़िया उठाकर कोने में रखो बेटा। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है और तुम लोग छत की बातें कर रहे हो। पहले सामान तो ठिकाने लग जाने दो। सभी लोग नए घर में सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। अगली रात आराधना किचन में खाना बनाते हुए मन ही मन में, चलो अच्छा ही हुआ कि इस घर में छत नहीं है। कम से कम मुझे इतनी मेहनत करके खाना ऊपर तो नहीं ले जाना पड़ेगा। आराधना खाना तैयार करती और अपनी सास के पास आकर, माँ जी, अब खाना तैयार हो चुका है। आज तो छत पर खाना लग नहीं सकता है, तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दूं। हाँ बहू, तुम डाइनिंग टेबल पर ही खाना लगा लो। थोड़ी देर बाद आराधना डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी उदास मन से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए चिंकी अपने दादा दादी से, दादाजी, दादी जी, हम छत पर बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? यहाँ खाना खाना अच्छा नहीं लगता, छत पर ही अच्छा लगता है। बेटा, पुराने घर में छत हमारी थी, इसलिए हम वहाँ बैठकर खाना खाते थे। ये छत हमारी नहीं है, इसलिए अब हमें नीचे ही खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी। बहू, आज खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा। शायद इस बंद कमरे की घुटन मसालों के स्वाद को भी मार देती है। वो छत वाली ताजी हवा बहुत याद आती है। सही कह रहे हैं, रात को नींद भी ठीक से नहीं आएगी। एसी के हवा में वो सुकून का है जो ठंडी कुदरती हवा में है। सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। परिवार इस नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई रहती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे उदास मन से टीवी देख रहे थे, तभी अमर वहां आता है और, माँ, पापा, आप लोगों की उदासी दूर करने का वक्त आ गया है। ये देखिए, खुशखबरी, मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अरे वाह छोटे, तूने तो कमाल कर दिया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
अब मेरी फैक्ट्री की मेहनत सफल हो गई। अब हम जल्द ही अपना खुद का स्वतंत्र घर ले पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब तो खुशियों का दोहरा मौका होना चाहिए। शिवजी, अब अमर के हाथ भी पीले कर देने चाहिए। बिल्कुल, बुआ जी ने जो रिश्ता बताया था वो लड़की बहुत सुशील है। उसका नाम पायल है। अमर की नौकरी लग गई है, अब देरी किस बात की। सभी लोग अगले दिन पायल को देखने के लिए जाते हैं। पायल सबको बहुत पसंद आती है और ऐसे ही पायल अमर का रिश्ता पक्का हो जाता है। घर में खुशियां लौट आती हैं और कुछ ही हफ्तों में अमर और पायल की शादी हो जाती है। पायल के आने से घर में नई रौनक आती है। शिवांगी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। पायल अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शाम को पायल की पहली रसोई थी। पायल किचन में खाना बनाते हुए अपनी जेठानी से, जेठानी जी, आप तो यहाँ काफी दिनों से रह रही है, मुझे बताइए ना कि घर वालों को क्या खाना पसंद है। पायल, खाने में तो उन्हें हर चीज चल जाती है, लेकिन खाना खाना उन्हें छत पर ही पसंद है। छत पर पसंद है? मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं। आराधना उसे सारी बातें बताते हुए कहती है। और इस तरह हम यहाँ शिफ्ट हो गए। जब से हम यहाँ आए हैं, परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाते हैं और इसीलिए वो खुश नहीं रहते। उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये बात है, तो क्यों ना हम आज बालकनी में ही सेटअप लगा लें। थोड़ी जगह तो है वहाँ, मैं वहाँ छोटी मेज और दरी बिछा देती हूँ। हाँ पायल, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब रात को पायल बालकनी में छोटा सा टेबल सजाती है। पूरा परिवार वहां बैठकर खाना खाना शुरू करता है। खाना खाते हुए शिव, बहू, कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, पर वो छत वाली बात यहाँ कहाँ है। सही कह रहे हैं आप, वहाँ तो पूरा आसमान हमारा था। खैर, बहू की पहली रसोई है, चलो प्यार से खाते हैं। कम से कम ताजी हवा का एक झोंका तो आ रहा है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। अमर कह रहे थे कि वो जल्दी कोई नया घर खरीद लेंगे। हम ज्यादा दिन इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। हाँ माँ, बल्कि मैंने तो घर देखने शुरू भी कर दिए हैं और इस बार हम छत वाला घर ही लेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में खाना खाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। अमर अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो जाता है। वो पैसा जोड़ना शुरू करता है। कुछ महीने बाद वो एक शाम मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है और सबको हॉल में बुलाकर मिठाई देते हुए, पापा, माँ, आप लोगों को इस बंद डिब्बे में जैसे फ्लैट में घुटने की जरूरत नहीं है। मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक स्वतंत्र बड़ा मकान फाइनलाइज करा लिया है। सच कह रहा है बेटा? क्या वहाँ तूने खुली छत वाला घर ले लिया है? हाँ माँ, उस घर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वहाँ एक बहुत बड़ी और सुंदर खुली छत है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे पुराने पुश्तैनी घर में थी। क्या बात है, अरे वाह, फिर तो हम कल ही वहाँ शिफ्ट करेंगे। मुझे फिर से अपनी चारपाई डालकर खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हुए सोना है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा परिवार एक बार फिर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। ये नया घर वाकई बहुत सुंदर और हवादार है। इसकी छत बहुत चौड़ी है और यहाँ से चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। वाह, मजा आ गया। यहाँ तो पुराने घर से भी ज्यादा शांति और ताजी हवा है। बहुओं, आज खाना बनाकर छत पर ही लगाना। रात को हम खाना यहीं खाएंगे। और अजय बेटा, चलो जल्दी से छत की दीवार पर टीवी फिट कर दो। आज फिर से टीवी देखते हुए खाना खाने का मजा आएगा। शिवांगी की बातें सुनकर आराधना मन ही मन कहती है, फिर वही कहानी शुरू हो गई। अब तो दो बहुएं हैं तो फरमाइशें भी दुगनी होंगी और मेरा काम भी बढ़ जाएगा। दीदी देखिए कितनी सुंदर छत है ना। चलिए हम दोनों नीचे रसोई में चलकर खाना तैयार कर लेते हैं और फिर सारा खाना ऊपर ले आएंगे। आज पूरे परिवार के साथ हम दोनों भी बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए नीचे चली जाती हैं। रात का समय है। अजय और अमर ने छत पर टीवी भी लगवा दिया है। पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा है और टीवी पर पुराने गाने चल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। टीवी देखने में भी अब असली मजा आ रहा है। यहाँ की हवा तो बहुत ठंडी और सुकून देने वाली है। हाँ जी, सही कहा आपने। दूसरी तरफ दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही हैं। खाना बनाते हुए आराधना मन ही मन सोचती है, छत पर खाना लगातार पहुंचा कर मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा है। आज फिर से छत पर खाना पहुंचाना है। ऐसा करती हूँ, आज मैं कोई बहाना बना देती हूँ ताकि पायल पूरा खाना अकेले ही छत पर ले जाए। यही सोचकर आराधना पायल से, पायल, वो दरअसल मेरे सर में आज थोड़ा दर्द हो रहा था, तो पूरा खाना तुम ही छत पर पहुंचा दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप छत पर जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आराधना छत पर चली जाती है और पायल बारी बारी करके सारा खाना छत पर पहुंचाती है। फिर वो सभी लोगों को खाना सर्व करती है। सभी लोग टीवी देखते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी शिव पायल से, पायल, बहुत सारा टमाटर को गोल गोल कट करके उसमें नमक लगाकर ला दो। सलाद के साथ खाना और भी अच्छा लगता है। जी पिताजी। पायल नीचे जाती है और टमाटर काट कर उसमें नमक लगा कर ले आती है। थोड़ी देर बाद शिवांगी पायल से पानी लाने के लिए बोलती है। पायल फिर से नीचे जाती है और ठंडा पानी लेकर आती है। बार बार ऊपर नीचे आना जाना करके पायल थक जाती है और मन ही मन सोचती है, बाप रे, इस खुली छत पर खाना खिलाने में तो मेरी हालत खराब हो गई है।
तभी बातें करते हुए शिवांगी की नजर सामने वाले घर में जाती है जहां बिल्कुल अंधेरा है। उसे देखकर शिवांगी शिव से, सुनिए जी, आसपास के सब घरों में कितनी रौनक है, सब जगह उजाला है, पर जरा वो सामने वाले घर की तरफ तो देखिए, वहाँ गहरा अंधेरा है। ऐसा लगता है ये घर सालों से वीरान पड़ा है। हाँ माँ, मैं भी वही देख रहा था। ये वही मकान है जिसके बारे में बाजार में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे तो उसे देखकर थोड़ा डर लग रहा है। वहाँ का सन्नाटा कितना डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहाँ से हमें देख रहा है। कुछ नहीं होता भाभी, शायद ये कोई पुराना घर है जहाँ अब कोई नहीं रहता। इसमें डरने वाली भला क्या बात है। सभी लोग टीवी देखते हुए अपना खाना खत्म करते हैं और फिर आराधना सभी के लिए छत पर बिस्तर लगाती है। उसे देखकर पायल, अरे ये क्या जेठानी जी, आप छत पर बिस्तर क्यों लगा रही है? छत पर खाना और टीवी देखना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोना तो हमें नीचे ही चाहिए। नहीं पायल, दरअसल हम सबको खुली छत पर टीवी देखते हुए ठंडी ठंडी हवाओं के बीच सोने में ही मजा आता है। तुम भी यहीं सोकर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सभी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। पायल नीचे जाने लगती है। तब शिवांगी पायल से, पायल बहू, छत पर कितनी ठंडी हवा चल रही, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। नीचे तो एसी में भी गर्मी लगती है। तुम आज हमारे साथ यहीं सो जाओ। शिवांगी की बात सुनकर पायल भी छत पर ही लेट जाती है। सभी लोग टीवी देखते हुए आराम करते हैं, जिन्हें देखकर आस पड़ोस की औरतें बातें करते हुए, देख रही हो माया बहन, हमारे नए पड़ोसी पता नहीं कैसे लोग हैं। इनका पूरा डेरा छत पर ही रहता है। हाँ बहन, सही कह रही हो। ये तो गर्मी में खुली छत पर खाने सोने और टीवी देखने वाला ससुराल है। इनका तो फिर भी ठीक है, बेचारी बहुएं तो परेशान हो जाती होंगी। पड़ोस ने बातें करने के बाद वापस नीचे चली जाती हैं और पूरा परिवार टीवी देखते हुए सो जाता है। अगले दिन दोपहर में आराधना और पायल पास के बाजार में सब्जियां लेने जाती है। वहाँ पड़ोस की औरतें उन्हें देखकर उनसे बातें करने लगती हैं। तुम लोग वही हो ना जो उस नए नीले मकान में आए हो? हाँ बहन, हम लोगों ने ही वो मकान लिया है और आप भी तो हमारे पड़ोसी हो ना। आप लोगों को तो मैंने आपकी छत पर देखा है। बस मुझे ये समझ नहीं आता कि सामने वाला घर हमेशा बंद क्यों रहता है, उसमें कौन रहता है? बहन, उस सामने वाले खंडहर से दूर रहना। मोहल्ले में सब जानते हैं कि वहाँ भूत प्रेत का साया है। रात को वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे ये सब वहम है। आजकल के विज्ञान के युग में भूत प्रेत कहाँ होते? आप लोग हमें डरा रही हैं। वहम नहीं है बहन, जिसने अपनी आंखों से देखा है वही जानता है। उस घर का ताला सालों से नहीं खुला, फिर भी छत पर साए चलते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें सुनकर आराधना डर जाती है। पायल और आराधना घर लौटती है। आराधना के मन में खौफ बैठ गया है, जबकि पायल इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर टालने की कोशिश करती है। शाम को दोनों बहू फिर से खाना बनाने रसोई में जाती हैं। तब आराधना पायल से, उफ, आज धूप में घूमने से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पायल, आज तू ही सारा खाना ऊपर ले जाना। मुझसे आज ये सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी। पर दीदी, मैं अकेले कैसे करूंगी? आपको तो पता है कि हमारा ससुराल गर्मी में खुली छत पर खाने सोने और टीवी देखने वाले हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखो पायल, मैं तो इतने सालों से अपने ससुराल वालों को छत पर खाना खिलाती आई हूँ और अब मुझे बहुत थकान होती है। तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें करना होगा। आराधना अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी पायल अकेले ही सारे बर्तन और खाना लेकर छत पर जाती है और सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग टीवी देखते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी टीवी में एक सीरियल देखकर शिव, अरे भाग्यवान, ये जो तू सीरियल देख रही है, जरा समझ के बताना कि रिमोट की बटन दबाने पर सास चुप होगी या बहू? सभी लोग शिव की बात पर हंस पड़ते हैं। तभी शिवांगी पायल से, पायल बहू, जरा नीचे जाकर मेरे लिए अचार का डब्बा तो ले आ। आज खाने के साथ अचार खाने का मन कर रहा है। अब पायल अचार लेने नीचे जाती है। खाना खाते समय पूरा परिवार पायल को काम बताता है, जिसके लिए उसे बार बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। तभी शिवांगी पायल से, अरे बहू, तू अकेली क्यों आ रही है? आराधना कहाँ मर गई? क्या उसे भूख नहीं लगी या फिर से नखरे शुरू हो गए उसके? नहीं माँ जी, दीदी के सिर में बहुत तेज दर्द है। वो नीचे आराम कर रही है। उन्होंने कहा है आज मैं ही सब संभाल लूं। अच्छा ठीक है, तो ये रायता इधर रख और जरा नीचे जाकर ठंडा पानी और ले आ। पायल फिर से नीचे भागती है। जैसे ही वो किचन में जग भर रही होती है, उसे ऊपर की बालकनी से किसी के बर्तन के गिरने की तेज खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वो कांपते हुए बालकनी में झांकती है। कौन है वहाँ? अमर, क्या आप नीचे आए हैं? सामने वाले घर की छत पर पायल को एक धुंधला और काला साया धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई देता है। वो साया हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। पायल की चीख निकल जाती है। चीख सुनकर शिवांगी, शिव और अमर भागकर नीचे आते हैं। आराधना भी अपने कमरे से बाहर निकल आती है। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों चिल्लाई? किसी ने तुझे डराया है क्या, या छत से कोई चोर नीचे कूदा है? पापा, वो सामने वाली छत पर मैंने किसी को देखा। बिल्कुल काला साया था। वो धीरे धीरे हिल रहा था और फिर अचानक ओझल हो गया।
मैंने कहा था ना माँ जी, उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। बाजार में पड़ोसन भी तो यही कह रही थी कि वहाँ किसी की रूह भटकती है। ये भगवान, ये क्या सुन रही हूँ? बहू, तूने सच में भूत देख लिया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये इलाका बहुत सुनसान है, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? पायल शांत हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। दूध की रोशनी और पेड़ों की परछाइयों का खेल होगा। इस जमाने में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। नहीं अमर, मैंने अपनी आंखों से देखा और सिर्फ देखा ही नहीं, वहाँ बर्तनों के गिरने की भी आवाज आई थी। अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो आवाज कहाँ से आई? अरे बर्तनों की आवाज, ये तो वाकई अजीब बात है। चलो अभी सब लोग वापस छत पर चलो और खाना खाकर सो जाओ। सुबह उजाले में देखेंगे कि माजरा क्या है। सभी लोग छत पर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आराधना और पायल बालकनी में कपड़े सुखाने आती हैं। दोनों की निगाहें अनायास ही सामने वाले घर की ओर उठ जाती हैं। पायल, जरा उधर देख। कल रात तो वहाँ का दरवाजा और खिड़कियां सब बंद थे, फिर वो ऊपर वाली खिड़की आज आधी कैसे खुल गई? दीदी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत है। मुझे शक है कि वहाँ कोई छुपा हुआ है। हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए, कहीं कोई अपराधी तो नहीं। पुलिस को क्यों? माँ जी कहती हैं वो रूह है, और रूह पुलिस की गोलियों से नहीं डरती। हमें तो किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। इसी बीच शिवांगी वहां आती है। उनके हाथ में पूजा की थाली है। बहुओं, आज पड़ोस में माता की कथा है। मोहल्ले की सब औरतें वहाँ जमा हो रही है। तुम दोनों भी जल्दी तैयार हो जाओ। सुना है वहाँ के पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। दोपहर के समय शिवांगी अपनी दोनों बहुओं के साथ कथा में जाती हैं। कथा में मोहल्ले की औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी हैं और फिर से वही डरावनी चर्चा शुरू कर देती हैं। अरे सुना है उस बंद घर में जो साया है वो दरअसल एक पुराने कातिल की रूह है। उसने सालों पहले अपने ही मालिक को जहर दे दिया था। हाँ, मैंने भी सुना है। पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही है और वो जैसे हवा में गायब हो गया। शायद उसकी पापी रूह को कहीं जगह नहीं मिली। पर क्या किसी ने उसे करीब से देखा है? क्या पता वो कोई इंसान ही हो या फिर कोई चोर हो जो वहाँ छुप कर रह रहा हो। इतने सालों तक बिना बिजली और पानी के कैसे जिंदा रहेगा बहन? वो साया ही है जो रात को जागता है। तुम लोग बचकर रहना। थोड़ी देर बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अब पायल को अक्सर सामने वाली छत पर वो साया दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल अपने आप से, मुझे आज इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। अगर वो इंसान है तो उसे मदद चाहिए, और अगर वो कोई चोर है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए। रात के समय जब परिवार छत पर टीवी देख रहा होता है, पायल बहाना बनाकर नीचे आती है। वो दबे पांव सामने वाले घर की पुरानी दीवार फांदती है। खिड़की के रास्ते वो अंदर दाखिल होती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ छुपे हुए हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कमरे के अंधेरे कोने में एक बहुत ही दुबला पतला आदमी, जिसके बाल और नाखून बेतहाशा बड़े हुए हैं, कांपते हुए बाहर निकलता है। अरे मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुप कर रह रहा हूँ। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। आप तो एक बुजुर्ग इंसान है। आपकी ये हालत कैसे हुई और आप इस खंडहर में क्यों रह रहे हैं? वो आदमी पायल की तरफ बढ़ने लगता है। पायल डर जाती है और भागते हुए तुरंत वापस अपने घर आ जाती है और छत पर आकर सभी लोगों से कहती है, माँ, बाबूजी, अजय भैया, अमर, आपको पता है सामने वाले घर में कोई आदमी रहता है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये तुम क्या कह रही हो पायल? तुम्हें बताया ना उस घर में कोई नहीं रहता, और तुम्हें इतनी रात अकेले को वहां जाने की क्या जरूरत थी? हाँ बहू, अमर सही कहता है। ये सब तेरे मन का वहम है। आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए कि वहाँ कोई है। अगर पायल कह रही है तो हम सबको एक बार वहां जाकर देख लेना चाहिए। अगर वहां कोई है तो वो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। हमें भी उसके बारे में जानना जरूरी है। अब सभी लोग सामने वाले घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर शिव, अरे बहू, दरवाजे पर तो ताला लगा है, हम अंदर कैसे जाएं? पिताजी वो देखिए, मैं उस खिड़की से अंदर गई थी और हम वहीं से अंदर जा सकते हैं। सभी लोग खिड़की के रास्ते अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही शिव कमरे की लाइट जलाता है। सामने खड़े आदमी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हे भगवान, ससुर जी, आप तो 2 साल पहले तीर्थ यात्रा पर गए थे और फिर कभी लौटे ही नहीं। हमने तो सोचा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बेटा, मैं यहाँ अपनी बेगुनाही छुपा कर बैठा हूँ। पिताजी, आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने आपको यहाँ छुपा कर रहने पर मजबूर कर दिया? बेटा, ये कुछ सालों पहले की बात है, जब अक्सर मैं इसी घर में अपने दोस्त से मिलने आया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं अपने दोस्त सुरेश के घर आने की तैयारी कर रहा था। बहू,
जल्दी से टिफिन का डिब्बा दे दे, मुझे देर हो रही है, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ पिताजी, लीजिए, मैंने आपके दोस्त का टिफिन तैयार कर दिया है। वैसे एक बात बताइए पिताजी, आप हमेशा अपने दोस्त के लिए टिफिन क्यों लेकर जाते हैं? दरअसल बहू, मेरे दोस्त की पत्नी को पैरालिसिस है और वो बिस्तर पर ही रहती है। मेरा दोस्त उसी की सेवा में लगा रहता है, बस इसीलिए मैं अक्सर उसकी मदद किया करता हूँ और उसके लिए खाना ले जाया करता हूँ। क्या उसके बच्चे नहीं है पिताजी? अरे उसका बेटा विदेश में शिफ्ट हो गया और वो अपने पिता से कोई मतलब नहीं रखता। बेचारे दोनों अकेले हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। राम खाना लेकर सुरेश के पास पहुंचता है, सूरज उसे देखकर। अरे आ गया मेरे दोस्त, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। दुनिया में तुझसे ज्यादा मेरा अपना कोई नहीं है। अगर तू हमारा ख्याल नहीं रखता तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे यार, ये कोई आसान थोड़े ना है, तुम्हारी चिंता करना तो मेरा फर्ज है। अब चलो खाना खा लो। राम उन्हें खाना खिलाता है। उनके साथ समय बिताने के बाद वो अपने घर लौट आता है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राम हमेशा उनसे मिलने और उनकी मदद करता। एक दिन राम जब उनके घर पहुंचता है तो देखता है कि उनके घर के बाहर काफी भीड़ है और मोहल्ले वाले पुलिस वालों से बातें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी इनसे रोज मिलने आया करता था, शायद उसी ने दौलत के लालच में इन दोनों का खून कर दिया। हे भगवान, वो दोनों मर गए और उनकी मौत का जिम्मेदार मोहल्ले वाले मुझे समझते हैं। अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो पुलिस मेरे घर तक भी पहुंच जाएगी। मेरे साथ मेरे घर वालों को भी परेशान करेगी। अब मुझे छुप कर ही रहना होगा, तब तक जब तक मैं बेकसूर साबित नहीं हो जाता। मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और ममता सदमे में चल बसी, पर लोगों ने सोचा मैंने दौलत के लिए उन्हें मार दिया। पर दादाजी, भागने से क्या हुआ? लोग तो और भी ज्यादा शक करने लगे। आपने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? अरे मैं डर गया था बेटा, पुलिस मुझ पर जुल्म करती। मैं तब से इसी पुराने घर में छुप कर रह रहा हूँ। रात को बाजार में भीख मांग कर खा लेता हूँ। पर दादाजी, क्या आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई भी कागज या सबूत है जिससे हम दुनिया को सच बता सके? राम टेबल से उठकर 2 कागज पायल को देते हुए, ये देखो, ये कागज है जो किसी ने दरवाजे के अंदर नीचे से डाल दिए थे, इसलिए मैंने इन्हें रख लिया क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं नहीं जानता इसमें क्या लिखा है। पायल वो दोनों पेपर्स लेती और पढ़ने लगती है। उन्हें पढ़कर पायल की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, पापा ये देखिए, इसमें डॉक्टर के साफ दस्तखत है। मौत प्राकृतिक थी, बाबूजी बिल्कुल बेकसूर है। और ये दूसरा पेपर वसीयत है जिसमें उनके दोस्त ने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया है। घर भी कानूनी रूप से इन्हीं का है। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। पूरा परिवार पुलिस वालों और मोहल्ले वालों को पूरी सच्चाई बताते हैं। पुलिस आती है और अमर सारे सबूत पेश करता है। पुलिस राम को नहीं पकड़ती। चलिए बाबूजी, अब अपने असली घर चलिए, हम आपका होलिया ठीक करते हैं। आज से आप हमारे साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद शाम का समय है। राम बाबूजी अब बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, छोटे बाल और कटे हुए नाखूनों के साथ अपनी नई छत पर बैठे हैं। कितना सुकून है आज। आज हमारी छत और हमारा परिवार दोनों पूरे हो गए। अब तो हमारे पास 2-2 छतें हैं, एक ये और एक ये सामने वाली। बेटा, ये सब इस छोटी बहू पायल की वजह से हुआ। अगर यह भूत प्रेत से डर कर बैठ जाती तो मैं आज भी उस घुटन भरे कमरे में मर रहा होता। लेकिन इन सब बातों के बीच मुझे भी तुम लोगों से कुछ कहना है। मैं सामने वाले घर की छत पर रहकर अक्सर तुम लोगों को यहाँ देखा करता था बैठा हुआ, और बहू को छत पर खाना ले जाते परेशान होते हुए भी देखता था। हाँ पिताजी, बहुओं की परेशानी पर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। मैंने सब सोच लिया है बहू। हम छत पर एक छोटी सी आधुनिक रसोई बनवा लेंगे ताकि तुम लोगों को नीचे और ऊपर आने जाने में परेशानी न हो। सच दादाजी? फिर तो हम सब मिलकर यही खाना बनाएंगे और यही मजे से टीवी देखेंगे। और हाँ, अब से सब्जी काटने में शिवजी और अमर भी तुम्हारी मदद करेंगे। छत का नियम अब सब के लिए बराबर होगा।
तभी अचानक बगल वाली छत से फिर एक बर्तन गिरने की तेज आवाज आती है। पूरा परिवार एक साथ चौंक कर उधर देखता है। अरे अब वहां कौन है? बाबूजी तो हमारे पास बैठे हैं। क्या सच में कोई और भूत आ गया? हाजी वो पड़ोसियों की बिल्ली होगी। अरे इस मोहल्ले का भूत तो तुम लोगों के साथ बैठा है, यानी कि मैं। पूरा परिवार ठाके मारकर हंसने लगता है और चांद की चांदनी पूरे परिवार को अपनी गोद में समेटे हुए है।